हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टैली होम के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम टैली ERP9 सॉफ्टवेयर और अकाउंट एवं जीएसटी से रिलेटेड नॉलेजेबल एवं प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो के अंदर टोटली प्रैक्टिकल सीखेंगे कि जीएसटी कैसे वर्किंग करता है, जीएसटी क्या है, जीएसटी की बेसिक नॉलेज क्या है और जीएसटी की एक्सपर्ट नॉलेज क्या है। तो एक ही वीडियो के अंदर अपने सारे कन्फ्यूज़न को ख़त्म करेंगे। रिक्वेस्ट एक है कि वीडियो को ध्यान से कम्प्लीटली पूरा देखें, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और समय को व्यर्थ नहीं करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे जीएसटी का पूरा ज्ञान कि जीएसटी क्या है, कैसे वर्किंग करता है, कौन कौन सी रिटर्न फाइल की जाती है, किस किस तरीके के डीलर होते हैं, किस तरीके से टैक्स वगैरह की सारी वर्किंग होती है। तो चलिए दोस्तों समझते हैं वीडियो को। सबसे पहले व्हाट इज़ जीएसटी इन इंडिया। तो जीएसटी क्या है? सो गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे पहली बात, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। दो तरीके के टैक्सेशन होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो हमारी इनकम के ऊपर सीधा लगते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स है, TDS है, ये सब डायरेक्ट टैक्स हैं। इनडायरेक्ट टैक्स जो कि हमारी इनकम के ऊपर सीधा नहीं लगते, पर किसी न किसी रूप में हम देते हैं। तो इस तरीके से इस दुनिया के अंदर गरीब से गरीब और अमीर से अमीर गवर्नमेंट को टैक्स देता है। चाहे वो साबुन ले, ब्रश ले, XYZ कुछ भी यूज़ करने का सामान ले, वो टैक्स को पे कर रहा है। बाइक लेगा, कार लेगा, तो टैक्स पे कर रहा है। तो ये सब इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। तो ये किस पे लगता है? लिवाइड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विस के ऊपर लगता है। जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये हमारे पूरे संसार के अंदर दो ही चीज़ें होती हैं, या तो गुड्स बेचा जाता है या सर्विस बेची जाती है। गुड्स आपको पता ही है, सामान बेचना, और सर्विस जैसे डॉक्टर बेचता है, वकील बेचता है, हम अपनी नौकरी करते हैं तो नौकरी हम वहाँ पे अपना टाइम दे रहे हैं, अपनी सर्विस दे रहे हैं, तो उस तरीके से सर्विस बेची जाती है। तो दो ही तरीके की यहाँ पे, एक गुड्स हो गया, एक सर्विस हो गया। इसी को लेके जीएसटी आया गया है। जीएसटी के आने से क्या होगा? दिस लॉ हैज रिप्लेस्ड मैनी इनडायरेक्ट टैक्स। पहले क्या था? सर्विस टैक्स अलग था, गुड्स का टैक्स वैट अलग था, और बाकी अलग अलग तरीके के काफ़ी टैक्स थे, जो कि अब रिप्लेस हो गए और गुड्स एंड सर्विस टैक्स आ गया है। तो जितने पहले के टैक्स थे वो सब खत्म कर दिए गए इंडिया में। अब खाली एक ही है, इसलिए इसको नाम दिया गया है वन नेशन वन टैक्स। आगे की बात, जीएसटी केम इनटू इफेक्ट 1 जुलाई 2017 से जीएसटी जो है वो लागू हुआ था। जीएसटी इज़ वन डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स फॉर एंटायर कंट्री। पूरी कंट्री के लिए जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो जीएसटी के आने से सारे टैक्स खत्म हो गए। जीएसटी की फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जो कि गुड्स और सर्विस की सप्लाई पर लगता है। सप्लाई का मतलब यहाँ पे होता है सेल करना, तो सेल सप्लाई के ऊपर लगता है। आगे चलते हैं। जीएसटी में प्रयोग किए जाने वाले शब्द। वीडियो पूरी देखना, मैं जल्दी से जल्दी वीडियो खत्म करूंगा और सारी टोटली प्रैक्टिकल नॉलेज है, कुछ भी बकवास नहीं है फालतू की। तो चलिए, जीएसटी में प्रयोग किए जाने वाले शब्द। पहला शब्द जीएसटी। जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेकंड, जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर क्या है? जीएसटीएन नॉन एज जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई? जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे कि हमारा आइडेंटिफिकेशन क्या है? ID कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड। तो इसी तरीके से व्यापारी एक कोई व्यक्ति व्यापारी है कि नहीं है, उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है? उसका जीएसटी नंबर। इस असाइन टू एवरी जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन। जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन को गवर्नमेंट ये देती है कि भैया तुम व्यापारी हो, इसलिए तुम्हें जीएसटी नंबर दिया गया है। तो ये 15 डिजिट का होता है, 15 डिजिट का होता है। कैसे होता है? पेन बेस्ड होता है। प्रोप्राइटरशिप में प्रोप्राइटर का पेन लगता है, और पार्टनरशिप में एक फॉर्म का पेन लगता है। कंपनी वाले केस में कंपनी का पेन लगता है। तो ये टोटली पेन बेस्ड होता है। बाकी आगे स्टेट कोड होते हैं। इस कप का नोमैन कल्चर मतलब ये कैसे डिज़ाइन होता है, ये आप गूगल पे देख सकते हो। ये मुद्दे की बात नहीं है, मुद्दे की बात है इन चीज़ों को समझना कैसे बनता है। इसको बस सीखने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। कुल मिला के 15 डिजिट का होता है और पेन बेस होता है। सेकंड चीज़, रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन इज़ वन हु हैज़ रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। रजिस्टर्ड पर्सन कौन होता है? जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड पर्सन कौन है? जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। अब इसका मतलब क्या होगा? जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो जीएसटी में व्यापारी है एक तरीके से, और जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है वो व्यापारी नहीं है, या उसका टर्नओवर बहुत ही कम है, तो गवर्नमेंट की वो स्लैब के अंदर नहीं आता है। अगली चीज़, इंट्रा स्टेट का मतलब क्या है? हम सुनते होंगे इंट्रा स्टेट सेल, इंट्रा स्टेट परचेज। तो इंट्रा स्टेट का मतलब है, इन चीज़ों को सबको ध्यान से समझिए, आगे काम में आएगा। इंट्रा स्टेट राज्यांतरिक, एक ही राज्य में बिक्री और खरीद, एक ही राज्य के अंदर सेल और खरीद करना क्या है? इंट्रा स्टेट सेल एंड परचेज। जैसे कि यूपी टू यूपी सेल एंड परचेज, ये क्या है? इंट्रा स्टेट सेल एंड परचेज। इंटर स्टेट अंतर्राज्यीय। अंतर्राज्यीय का मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में। एग्जाम्पल, यूपी टू गोवा सेल एंड परचेज। यूपी से गोवा में माल सेल कर रहे हो या परचेज कर रहे हो, तो ये क्या है? इंटर स्टेट सेल एंड परचेज। और इंटर स्टेट सेम ही स्टेट के अंदर करना। अगली चीज़ समझ लो भैया, आईजीएसटी टैक्स क्या होता है? आईजीएसटी टैक्स, ये अभी आगे हम सब चीज़ें सीखेंगे। अभी तो मैं आपको ये सिखा रहा हूँ जीएसटी में प्रयोग किए जाने वाले शब्द, जिससे कि आप थोड़ा सा इसके साथ फ्रैंक हो जाए, आपको समझ में आ जाए कि कैसे वर्ड यूज़ होते हैं। आईजीएसटी टैक्स। आईजीएसटी टैक्स की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कलेक्ट किया जाता है। दो तरीके की इनकम होती है गवर्नमेंट की, एक स्टेट गवर्नमेंट की होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो आईजीएसटी कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। सीजीएसटी
सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसकी फुल फॉर्म हो गई कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इंट्रा स्टेट सेल एंड परचेज। जब हम इंटर स्टेट करते हैं, पहला वाला IGST जो है वो कब लगेगा, इंटर स्टेट पे। यहाँ पे हम बता रहे हैं इंटर स्टेट मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में माल भेजेंगे तो सिंगल टैक्स IGST लगेगा। जब हम एक ही स्टेट में बेचेंगे तो नीचे वाली फुल फॉर्म पे आ जाओ, CGST टैक्स कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एन इंट्रा स्टेट सेल एंड परचेज। जब हम एक ही राज्य के अंदर जब करेंगे तो हमारे पे कौन सा टैक्स लगेगा, CGST और SGST, दो तरीके का लगेगा। कौन सा, CGST और SGST। CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो एक टैक्स का आधा आधा हिस्सा दोनों को जाएगा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट को, एक स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। आगे ITC का मतलब आप ITC बहुत सुनते होंगे, तो ITC का मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। वैसे बेसिकली मैं आपको बता दूँ ये क्या है, द टैक्स चार्ज ऑन योर परचेज ऑफ गुड्स और सर्विस। जब भी आप गुड माल को खरीदते हैं या सर्विस को खरीदते हैं तो उसके ऊपर जो आप टैक्स दे के जाते हैं एक तरीके से वो आपकी ITC होती है, ठीक है। टैक्स पेबल क्या है, द GST पेबल बाय अ रेगुलर डीलर इज द डिफरेंस बिटवीन द आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी एंड द ITC। जब हम माल को खरीदते हैं तो हम टैक्स दे के आते हैं, जब हम माल को बेचते हैं तो हम कस्टमर से टैक्स लेते हैं। इन दोनों के बीच का जो वेरिएंस होता है वो टैक्स पेबल होता है। इसको अभी पूरी तरीके से आगे अभी समझेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। चलो भैया अब आ जाओ टाइप ऑफ डीलर इन GST में किस किस तरीके के डीलर होते हैं। पहले तो हमने समझ लिया कि रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड मतलब हो गया जो GST में रजिस्टर्ड है, और अनरजिस्टर्ड जो रजिस्टर्ड नहीं है। अब रजिस्टर्ड में भी दो तरीके के हैं, एक रेगुलर एक कंपोजिशन। अब इसको लेके बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है, पर हम सीखेंगे काम की बात, प्रैक्टिकल, क्योंकि भैया हमारी आदत है प्रैक्टिकल सिखाने की, तो प्रैक्टिकल सीखेंगे। बाकी आप अगर गूगल वगैरह पर सर्च करोगे तो आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो भैया काम की बात ये है, तो भैया इसमें काम की बात यह है कि रेगुलर डीलर या रेगुलर स्कीम को कौन लेगा, जिस व्यापारी का व्यापार B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को माल बेचना खरीदना को कहते हैं B2B बिजनेस, ठीक है। और B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, जैसे कि एक दुकान वाला एक ग्राहक को माल दे रहा है जो कि एंड यूज़र है, जो कि उपभोक्ता है। एक हो गया व्यापारी, जैसे लोहे का व्यापारी लोहे की फैक्ट्री से माल खरीद रहा है, ये B2B डीलर है। टीवी वाला व्यापारी डिस्ट्रीब्यूटर टीवी वाले दुकानदार को माल दे रहा है, ये B2B है, ठीक है। तो जिस व्यापारी का व्यापार B2B एवं B2C दोनों प्रकार का कस्टमर्स होता है वो कौन सी स्कीम को लेगा, रेगुलर डीलर को लेगा। इन दोनों का अंतर मैं आगे आपको समझाऊंगा कि रेगुलर कंपोजिशन में अंतर क्या होता है स्कीम में। पर मेन जो मुद्दे की बात प्रैक्टिकल चीज़ ये है कि जो रेगुलर डीलर को कौन से बंदे को रेगुलर डीलर बनना चाहिए, जिसका व्यापार B2B एवं B2C दोनों होता है, वो रेगुलर डीलर वाली उसको स्कीम लेनी चाहिए, ठीक है। कंपोजिशन डीलर किसको बनना चाहिए, जिसका व्यापार खाली B2C होता है, जो बिजनेस टू कंज्यूमर होता है। क्यों, क्योंकि अगर वो अगर जिसका B2B व्यापार है और वो कंपोजिशन वाली स्कीम लेगा तो जो सामने वाला व्यापारी है वो उसको बिल्कुल लेगा ही नहीं, क्योंकि उसके ऊपर हम ITC क्लेम नहीं कर सकते। इसको भी अभी आगे समझेंगे। कंपोजिशन वाली स्कीम उस व्यक्ति को लेनी चाहिए जिसका व्यापार खाली B2C है, जो बिजनेस टू कंज्यूमर, जैसे कि रिटेल की दुकानदारी करना, कोई परचून की दुकान बड़े लेवल पे होना, या छोटे तरीके का व्यापार लाइट इलेक्ट्रिक शॉप है छोटे लेवल पे है, जिसका खाली कस्टमर कोई माल बेचता है, तो उसको कंपोजिशन लेनी चाहिए। और जिस व्यापारी का व्यापार B2B एवं B2C है उसे रेगुलर डीलर होना चाहिए, चाहे उसका टर्नओवर 1 लाख हो, 2 लाख हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो, जितना भी हो। टर्नओवर की बात नहीं है, पर फिर भी इन दोनों में जो गवर्नमेंट के द्वारा जो वेरिएंस बताया गया है, जो दोनों का अंतर है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये चार्ट आपको गूगल पे कहीं पे मिल जाएगा। डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड कंपोजिशन डीलर। नॉर्मल डीलर जो अपने टैक्स को पे करता है वो आउटपुट GST और इनपुट GST के डिफरेंस को पे करता है, मतलब माल को बेचने पे जो टैक्स लिया जाता है और माल खरीदने पे जो टैक्स दिया जाता है, उन दोनों के बीच का जो वेरिएंस होता है वो एक नॉर्मल या रेगुलर डीलर को पे करना पड़ता है। जबकि कंपोजिशन वाले डीलर में क्या होता है, इसमें एक अपनी सेल के ऊपर एक फिक्स टर्नओवर, एक परसेंटेज फिक्स कर दिया था, उतना ही टैक्स पे करना होता है, और उसके ऊपर हम किसी भी तरीके का इनपुट नहीं ले सकते हैं। मतलब कंपोजिशन वाला डीलर अगर रेगुलर वाले डीलर से बिल लेता है तो उसके ऊपर लगे हुए टैक्स को वो क्लेम नहीं कर सकता, और अगर रेगुलर डीलर वाला कंपोजिशन वाले डीलर से बिल लेता है तो कंपोजिशन वाला तो टैक्स लगा के नहीं देगा, इसलिए वो उसको क्लेम नहीं करेगा, वो टैक्स का पार्ट उसके लिए कॉस्टिंग हो जाएगी। अगला, रेगुलर डीलर वाले को थोड़ी सी ज़्यादा रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, पर अगर उसका B2B बिजनेस है तो उसे करने पड़ेगी भैया। दिया हुआ 25 रिटर्न एक साल में फाइल करेगा, एनुअल रिटर्न मिला के, ठीक है। और जो कंपोजिशन वाला डीलर होता है वो हर क्वार्टर एक रिटर्न फाइल करता है और एक एनुअल रिटर्न फाइल कर देता है। सबसे बड़ा अंतर, रेगुलर डीलर वाला इंटर स्टेट मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में सेल खरीद कर सकता है, पर कंपोजिशन वाला डीलर एक राज्य से दूसरे राज्य में सेल और खरीद नहीं कर सकता, माल बेचना और खरीदना नहीं कर सकता, उसे एक ही राज्य में काम करना पड़ेगा। कुल मिला के जिसका छोटा व्यापार है वो कंपोजिशन वाली स्कीम को ले।
हाई रेट ऑफ टैक्स इज एप्लीकेबल 5%, 12%, 18%, 28%। इसमें अलग अलग स्लैब गवर्नमेंट के अनुसार कंपोजिशन के अंदर दिए होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं समय के अनुसार। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर लार्ज एसएससी हैविंग टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा जिसका टर्नओवर है उसको वैसे भी रेगुलर लेना पड़ेगा, चाहे उसका B2C हो चाहे वो B2B हो, जिसका 1.5 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है। और जिसका 1.5 करोड़ से ज़्यादा कम का टर्नओवर, देखो एक और चीज़ लिखिए, इफ़ टर्नओवर लेस देन 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ स्टिल नॉर्मल स्कीम कैन बी चूजन। मतलब अगर 1.5 करोड़ से कम का भी व्यापार है आपका, जब आप थोड़ा बड़े लेवल पे अकाउंटेंट होंगे तो आपसे लोग पूछते होंगे कि भैया मैं रेगुलर बनूं कि कम पोजीशन बनूं, तो सिंपल सा फंडा उसका ये है कि अगर आपकी B2B और B2C सेल है तो आप कम रेगुलर वाले बनो, चाहे आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, वो यहाँ लिखा भी है, इफ़ टर्नओवर लेस देन 1.5 करोड़ स्टिल नॉर्मल स्कीम कैन बी चूजन। चाहे आपका व्यापार 10 लाख है 20 लाख है, आप रेगुलर वाले बन सकते हो, बस डिपेंड करता है आपके बिजनेस किस तरीके का है। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल स्मॉल एसएससी हैविंग टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़। जिसका 1.5 करोड़ रुपये तक का टर्नओवर है वो कंपोजिशन ले सकता है, मर्जी उसकी लेना चाहे कि नहीं लेना चाहे। मुद्दे की बात यही थी इसके अंदर कि जिसका B2C वाला व्यापार है वो कंपोजिशन की ले सकता है, अदरवाइज वो रेगुलर भी ले सकता है। बड़ा आदमी बनना है तो भैया रेगुलर लो। आगे की चीज़ कहानी समझते हैं, स्पीड में ख़त्म कर रहे हैं पर चीज़ों को ध्यान से समझिए। टैक्स अंडर GST, पहले हमने समझा GST के अंदर डीलर कितने तरीके के होते हैं, रेगुलर, कंपोजिशन। अब हम समझ रहे हैं कि GST में टैक्स कितने तरीके का लगता है। तो GST में टैक्स है 3, जिसके बारे में हमने पीछे पढ़ा, सेंट्रल, स्टेट एंड इंटीग्रेटेड। सेंट्रल वाला गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, स्टेट वाला स्टेट गवर्नमेंट लेती है, इंटीग्रेटेड वाला भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेती है। तो GST में 2 तरीके की सप्लाई मानी गई है, एक इंट्रा स्टेट मूवमेंट, एक इंटर स्टेट। दोनों चीज़ आपको बता दिया। इंट्रा का मतलब सेम राज्य के अंदर खरीद बेच करना, इंटर का मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में। अगर हम इंट्रा स्टेट करते हैं, सेम राज्य में करते हैं, तो हम 2 तरीके के टैक्स लगाएंगे, एक CGST सेंट्रल गवर्नमेंट, एक SGST स्टेट गवर्नमेंट। जो भी टैक्स का स्लैब होगा, जैसे 5% है तो 2.5 लगा दिया जाएगा, 12% है तो 6, 18 है तो 9, 28 है तो 14 लगा दिया जाएगा, दोनों में डिवाइड करके। अगर इंटर स्टेट है तो एक ही तरीके का टैक्स लगेगा, अगर 5 है तो 5 लगेगा, 12 है तो 12 लगेगा, 18 है तो 18 लगेगा, 28 है तो 28 लगेगा, क्योंकि वो सारा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। इस वाले केस में आधा टैक्स जाएगा स्टेट को, आधा जाएगा सेंट्रल को, इसलिए दोनों को डिवाइड करके बराबर बराबर का लगाया जाएगा। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। बेसिकली हमारे यहाँ पे 5 तरीके के स्लैब हैं। स्लैब 0% का, 5% का, 12% का, 18% का, 28% का। ये रेट चेंज हो सकते हैं, ये कोई याद करने की चीज़ नहीं है, मेन है प्रैक्टिकल समझने वाली चीज़। बाकी टैक्स अब जैसे अगर हम स्टेट इंट्रा स्टेट करें तो 5% का आधा लग जाएगा, 12 का आधा लग जाएगा, 18 का आधा लग जाएगा, 28 का आधा लग जाएगा। अगर इंटीग्रेटेड करें तो एक ही टैक्स स्लैब लगाएंगे, आगे समझेंगे कैसे लगेगा। एग्जाम्पल समझ लो भैया, पूरी टैक्स की वर्किंग इसी एग्जाम्पल में है। राम परचेज गुड्स फ्रॉम ₹4,5600 का माल खरीदा है विद इंक्लूसिव ऑफ GST एट 12%। 5,600 का माल खरीदा जिसके अंदर 12% टैक्स लगा हुआ है। ये अकाउंटेंट जो शुरुआत में जो बनते हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि हम जब इंटरव्यू लेते हैं हमें तो हमेशा ही दिक्कत आती है। जब भी किसी से पूछ लो कि भैया 5,000 में 12% GST है तो उसकी वैल्यू निकाल दो कि टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, बहुत ही कम लोग निकालते हैं। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इसी तरीके से बनाया कि आपको समझ में आ जाए। पूरी इसी स्लाइड के अंदर सारी चीज़ें हैं, समझो ध्यान से। राम परचेज गुड्स ₹5,600 विद इंक्लूसिव ऑफ GST 12%, 12% टैक्स लगा हुआ है। 5,600 का पूरा माल खरीदा है। तो टैक्सेबल वैल्यू मतलब टैक्स लगने वाली वैल्यू, कर योग्य वैल्यू। तो वो माल की जो टैक्सेबल वैल्यू, उसका फॉर्मूला क्या होता है, इनवॉइस की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100 प्लस CGST का रेट। GST का रेट जो भी 12 है तो 12, 18 है तो 18, मतलब इनवॉइस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 112, 112। अगर यहाँ 12% है, 18 होता तो 118। तो भैया टैक्सेबल वैल्यू हमारी कितनी निकली, यहाँ पे 5,000 निकली है। कितनी निकली, 5,000 निकाल के आप देख लेना, फंडा ऊपर वाला लगा लेना। GST की उसके ऊपर है 600 रुपये और टोटल इनवॉइस की वैल्यू 5600। अब इस पर टैक्स वर्किंग कैसे करेगा। अगर ये इंट्रा स्टेट, अगर हमने सेम स्टेट में माल बेचा है तो टैक्सेबल वैल्यू 5,000 और CGST 300 और SGST 300 लग के इनवॉइस के ऊपर जाएगा। अगर ये माल हमने इंटर स्टेट बेचा है, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा है, तो टैक्सेबल वैल्यू प्लस IGST लगेगा, सीधा 12%, 600 रुपये। यहाँ पे 6% लगेगा, यहाँ 12%, तो 5,600 का बिल बनेगा। वैल्यू कभी भी चेंज होगी, वैल्यू सेम ही रहेगी। इंटर स्टेट होगा तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, CGST SGST। इंटर स्टेट होगा तो एक ही पार्ट लगेगा, इंटीग्रेटेड। ठीक है भैया। अब राम ने ये ही माल जो खरीदा था वो उन्हें 11,200 रुपये का बेच दिया विद इंक्लूसिव ऑफ GST 12%। तो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू क्या हुई, सेम ये वाला फंडा लगा लेना। टैक्सेबल वैल्यू इक्वल टू इनवॉइस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100 प्लस GST का जो भी रेट है। ठीक है, तो यहाँ 11,200 का माल बेचा है, इंक्लूसिव ऑफ GST 12%। तो टैक्सेबल वैल्यू निकली 10,000,
जीएसटी 12% के हिसाब से 1200 रुपये हो गया, टोटल इनवॉइस की वैल्यू 11,200 हो गई। अब यही माल राम अगर सेम स्टेट में बेचता है तो वो CGST और SGST लगाएगा 600 रुपये। यहाँ पे एक गलती हो गई है, 300 लगाए, ये रेक्टिफाई कर लेना, स्लाइड बनाते में गलती हो गई है। 600 लगेगा यहाँ पे, ठीक है। और IGST जो लगेगा वो 1200 लगेगा। IGST कितना लगेगा? 1200 लगेगा। लाइए मैं सही कर दूँ हाथ की हाथ, इसको लीजिए भैया, सही कर देते हैं इसको। ये 600 रुपये है, गलती के लिए हम क्षमा चाहते हैं क्योंकि ये स्लाइड बनाते समय हो गई गलती, ठीक है। तो भैया ये 600 रुपये का टैक्स है। CGST और SGST अगर सेम स्टेट में माल बेच रहा है, अगर वही माल वो बेच रहा है बाहर, तो IGST लगाएगा 1200 रुपये। अब मुद्दे की बात पे आओ भैया कि 5600 का माल 11,200 में बेचा, तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि 5,600 रुपये का प्रॉफिट हुआ हमें। भाई 5,600 का खरीदा और उसने बेचा कितने का? 11,200 रुपये का। तो हमें ऐसा देखने में लग रहा है कि 5,600 का प्रॉफिट हुआ है, जबकि इसको प्रॉफिट कितने का हुआ है? 5,000, 10,000 में से 5,000 घटाओ, 5,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। क्यों? क्योंकि 600 रुपये, ये 600 रुपये उसे गवर्नमेंट को देने हैं। किसको देने हैं? गवर्नमेंट को, जो कि GST पेबल। ये रेगुलर वाले केस में होगा, ये ध्यान रखना, कंपोजिशन वाले केस में नहीं है, क्योंकि भैया छोटे आदमी जो छोटी है उसके लिए नहीं है, उसके लिए 1% 2% वाला जो स्लैब गवर्नमेंट ने डिफाइन किया वो है। ये रेगुलर वालों के लिए है, ठीक है, जो B2B और B2C वाला बिजनेस करते हैं। तो GST पेबल कितना पे करना है? GST आउटपुट GST माइनस इनपुट। जब हम माल को बेचते हैं तो उसको हम बोलते हैं आउटपुट GST। जब हम माल खरीदते हैं तो जो हम टैक्स दे के आते हैं उसको हम बोलते हैं इनपुट GST, जिसको ITC बोलते हैं। तो 10,000 में से 5 आएगा तो हमारा प्रॉफिट है 5,000, जबकि हमको देखने में लग रहा है 5,600 में से 11,200 घटाने पर 5600 रुपये का प्रॉफिट है। नहीं, क्योंकि हमें 600 रुपये गवर्नमेंट को देने हैं। आउटपुट GST माइनस इनपुट GST, GST पेबल जो गवर्नमेंट को टैक्स देना, उसका फॉर्मूला क्या है? आउटपुट GST माइनस इनपुट GST। तो 600 रुपये बना, क्योंकि 1,200 रुपये आउटपुट GST है, 600 रुपये इनपुट GST है, दोनों के घटाने का 600 रुपये जो कि हमें गवर्नमेंट को पे करने हैं। आशा करते हैं ये वाली चीज़ आपको समझ में आई होगी। द्वारा एक हल्का सा बताया हूँ आपको छोटे से रूप में। राम ने माल खरीदा 5,600 का, जिसमें कि 600 रुपये इनपुट टैक्स था, ITC था। वही माल उसने 11,200 का बेच दिया, मतलब 5,000 का दुगना करके, तो उसे 5,000 का प्रॉफिट हुआ और उसको 600 रुपये गवर्नमेंट को देने हैं इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में। ये इनकम टैक्स नहीं है, ये ध्यान रखना, वो डायरेक्ट टैक्स होता है, वो एक अलग कहानी है। अगर वो लोकल माल बेचेगा तो CGST SGST लगाएगा, और जब वो स्टेट से बाहर बेचेगा तो एक सिंगल टैक्स IGST लगाएगा, ठीक है। तो ये सारी कहानी हो गई है। अब इसमें मुद्दे की बात समझो। मुद्दे की बात क्या भैया, ये समझ लो। एंड यूज़र उपभोक्ता के लिए GST टैक्स कॉस्टिंग होती है। अब सपोज करो कि राम जो है यहाँ पे ये कस्टमर होता है, जैसे कि 5 रुपये का मोबाइल लेके आते हैं, उसके ऊपर हमारे ऊपर 600 रुपये टैक्स लगा, तो 5600 रुपये। अभी 600 रुपये मेरे को गवर्नमेंट वापस नहीं करेगी, मेरी कॉस्टिंग हो गई है। ये GST मेरे लिए क्या हो गया? कॉस्टिंग हो गई। जैसे हम बाइक लेके आते हैं, बाइक के ऊपर भी टैक्स होता है, कार लेके आते हैं, कार के ऊपर टैक्स है, मोबाइल लेके आते हैं, मोबाइल के ऊपर टैक्स है, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो हमारे लिए कॉस्टिंग हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हम एंड यूज़र हैं, हम उसके उपभोक्ता हैं। अगर हम उसके व्यापारी होते, हम बाइक बेचने का काम करते, तो ये टैक्स हमारे लिए कॉस्टिंग नहीं होता, ये हमारे लिए असेट्स बन जाती, ठीक है। आप टैली वाले क्वेश्चन जो मेरे वीडियो में है पीछे, वो आप देख लोगे तो आपको सारी कहानी समझ में आएगी थोड़ी बहुत, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको मुद्दे की बात बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल चीज़ में पहली चीज़ ये है कि एंड यूज़र उपभोक्ता के लिए GST टैक्स कॉस्टिंग होता है। जब हम किसी चीज़ का प्रयोग कर रहे होते हैं, उपभोग कर रहे होते हैं, और वो वस्तु के ऊपर हम टैक्स जो दे के आते हैं, तो हमारे लिए कॉस्टिंग है। अगली बात, व्यापारी के लिए परचेज पर दिया गया GST टैक्स उसके लिए असेट्स होता है। अगर व्यापारी, जैसे कि ये 5,000 रुपये का माल लेके आया था, इस पर 600 रुपये टैक्स दिया, तो ये इसकी ITC हो गई, असेट्स हो गई, क्योंकि 1,200 रुपये में से उसने 600 घटाया। भाई टैक्स तो उसने कस्टमर से तो 1,200 रुपये लिया, तो 1,200 जमा तो नहीं किया उन्होंने, किसने जमा किए? 600 रुपये। तो उसमें से लायबिलिटी में से असेट्स घट गई, 600 रुपये उसने जमा करा, ठीक है। व्यापारी के लिए परचेज पर दिया गया GST टैक्स उसके लिए करंट असेट्स होता है। अगली बात, व्यापारी द्वारा सेल पर लिया गया GST टैक्स उसके लिए लायबिलिटी होता है। यहाँ पे राम व्यापारी ने 1,200 रुपये लिए किसी कस्टमर से, तो ये जमा कराने उसको गवर्नमेंट की लायबिलिटी है, उसको पैसे देना गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी, गवर्नमेंट को पैसे देना राम की लायबिलिटी है। पर उसके पास एक असेट्स थी 600 रुपये की, जो माल खरीद के लाया था, तो गवर्नमेंट को उसको कितने रुपये देने हैं? 600 रुपये देने हैं, ठीक है। आगे, सामान्यतः सिंपल केस के अंदर यूजली यदि व्यापारी के सेल उसकी परचेज से ज़्यादा होती है, तो सेल पर कलेक्ट किया टैक्स और परचेज पर दिया गया टैक्स के अंतर को गवर्नमेंट को जमा कराना होता है। अगर व्यापारी की सेल, किसी बिजनेस के अंदर अगर सेल ज़्यादा है, तो जो हम परचेज पर टैक्स दे के आए हैं और जो सेल पर हमने लोगों से टैक्स लिया है, जब हम गुड्स को सेल करते हैं तो हम लोगों से टैक्स लेते हैं, जब हम गुड्स को परचेज करते हैं तो हम टैक्स दे के आते हैं। तो व्यापारी होने वाले रूप में जब हम व्यापारी होंगे, तो सेल के ऊपर जो हमने टैक्स लिया है और परचेज के ऊपर जो टैक्स दिया, उन दोनों का वेरिएंस, जो उन दोनों का अंतर है, वो हमें गवर्नमेंट को जमा कराना होगा।
और ये अगर हम कस्टमर होंगे तो जो हम परचेज़ के ऊपर जो टैक्स दे के आए हैं वो हमारे लिए कॉस्टिंग होगी, जैसा कि ऊपर बताया गया है। अगली बात, यदि व्यापारी की, अब भाई ये तो हमें समझ में आ गया कि सेल ज़्यादा और परचेज़ कम है तो टैक्स जमा कराना है, पर अगर हमारी परचेज़ ज़्यादा है किसी महीने में और सेल हमारी कम है तो नीचे वाला पॉइंट पढ़ लो। सामान्यतः यदि व्यापारी की परचेज़ उसकी सेल से ज़्यादा है तो परचेज़ पर दिए गया टैक्स और सेल पर कलेक्ट किया टैक्स के अंतर को आईटीसी के रूप में कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, उसको अगले महीने के लिए ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अगर यही केस अगर उल्टा होता कि भैया वो 11,200 का माल खरीद के लाता 5,600 का बेचता, तो ये 600 रुपये जो हैं उसके कैरी फॉरवर्ड हो जाते, मतलब गवर्नमेंट के पास जमा हो जाते, जो कि अगले महीने की सेल और परचेज के अंदर एडजस्ट कर दिए जाते। समझ में आ रही होगी, नहीं आ रही हो तो भैया कमेंट कर लेना, पूछ लेना, मुद्दे की बात को याद रखना, ठीक है। आगे अब खत्म होने वाली वीडियो, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम रह गया। इंपॉर्टेंट जीएसटी रिटर्न एंड टाइप्स एंड ड्यू डेट, वैसे तो और भी रिटर्न है काफ़ी 5, 6, 7, 8 है, पर जो मेन मुद्दे की बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मुद्दे की रिटर्न कौन कौन सी है। पहली रिटर्न जीएसटी 3B भैया, जिसका नाम सुना होगा आपने सबने, तो ये सिंपल रिटर्न इन विच समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई अलॉन्ग विद इनपुट टैक्स क्रेडिट इज डिक्लेयर्ड एंड पेमेंट ऑफ टैक्स इज अफेक्टेड बाय टैक्स पेयर। तो ये सिंपल सी एक समरी है कि तुमने कितने का माल बेचा, समरी है, समरी डिटेल नहीं है, समरी, कितने का माल बेचा और कितने का खरीदा, तो जितने का बेचा उसके ऊपर जितना टैक्स लिया और जितने का खरीदा उसके ऊपर जितना टैक्स दिया, उन दोनों का अंतर भैया गवर्नमेंट को पे कर दो। अगर सेल कम है और परचेज ज़्यादा है तो उतने टैक्स को कैरी फॉरवर्ड कर लो, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब ये कब दाखिल होता है, हर महीने दाखिल होता है। ये कब होता है, ड्यू डेट 20 ऑफ द नेक्स्ट मंथ। जैसे अगर अभी हम मार्च में खड़े हैं तो मार्च की जो ड्यू डेट होगी वो होगी अप्रैल 20, फरवरी की ड्यू डेट क्या आती है, मार्च 20। बाकी अगर कभी कभार कोई बात हो जाती है, देश में कोई बात आती है, तो वो डेट आगे पीछे एक्सटेंड कर दी जाती है गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के द्वारा। कुल मिला के 3B हर महीने फाइल करना है रेगुलर डीलर को, ये ध्यान रखना, कंपोजिशन को नहीं, रेगुलर डीलर को हर महीने फाइल करना। और समरी जाएगी सेल और परचेज की, सेल के ऊपर कितना टैक्स लिया और परचेज पर कितना टैक्स दिया, उन दोनों के बीच के अंतर को गवर्नमेंट को जमा करा दो टैक्स, ठीक है। GSTR 1 डिटेल्स, वो समरी थी, ये डिटेल्स है, डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज अफेक्टेड। GSTR 1 में किसी भी तरीके का टैक्स जमा नहीं किया था। जो GSTR 3B में आपने सेल दिखाई है, सेल है, आउटवर्ड सप्लाई का मतलब होता है सेल, इनवर्ड सप्लाई का मतलब परचेज। तो आपने जो भी 3B के अंदर सेल दिखाई है उस सेल की डिटेल कि आपने राम को माल बेचा, शाम को बेचा, विद GST नंबर, विद क्वांटिटी, आपको गवर्नमेंट को जमा करनी होती है डिटेल। सारा कुछ ऑनलाइन होता है, ये भी मंथली होती है, ठीक है। इसमें दो चीज़ होती है, एक मंथली एक क्वार्टरली दोनों होती है, टर्नओवर के हिसाब से होती है वो। अगर टर्नओवर ज़्यादा है, 1.5 करोड़ से ज़्यादा है तो मंथली होगी, अगर 1.5 करोड़ से कम है तो क्वार्टरली भी आप कर सकते हो, इच्छा आपकी है। अधिकतर ये 11 ऑफ नेक्स्ट मंथ विल इफेक्टिव फ्रॉम अक्टूबर 2018 से 11 तारीख कर दी है इसकी, मतलब फरवरी की अगर रिटर्न दाखिल करनी है तो 11 मार्च की करनी है तो 11 अप्रैल ऑफ नेक्स्ट मंथ, पहले 10 तारीख थी। CMP 08 ये कंपोजिशन वाले फाइल करते हैं ना, एक रिटर्न फाइल करनी होती है, तो इस तरीके से रेगुलर वाले को 2 करनी है, एक GSTR 3B एक 1, महीने में 2 रिटर्न, साल की 24 रिटर्न, एक एनुअल रिटर्न, टोटल 25, जैसा कि पीछे बताया था, ठीक है। तो GSTR 1 में डिटेल जाएगी सेल की, GSTR 3B में सेल और परचेज की समरी जाएगी। CMP 08 रिटर्न फॉर अ टैक्स पेयर रजिस्टर्ड अंदर कंपोजिशन लेवी, कंपोजिशन वाली स्कीम के अंदर जो है वो CMP 08 करेगा, क्वार्टरली करेगा, हर महीने की 18 तारीख को करेगा वो, ठीक है। तो ये CMP 08 ये हर क्वार्टर करेगी, मतलब महीने में 4 और एक एनुअल रिटर्न, टोटल 5 रिटर्न। रेगुलर वाले को 25 रिटर्न दाखिल करनी है और कंपोजिशन वाले को 5 करनी है, पर रिटर्न दाखिल करने में कोई किसी तरीके का पैसा नहीं लगता, तो 25 रिटर्न देख के डरिए मत। अगर आपका बिजनेस B2B है तो रेगुलर वाले बनोगे। GSTR 9 एनुअल रिटर्न फॉर अ टैक्स पेयर, जो कि रेगुलर टैक्स पेयर है उसके लिए GSTR 9 एनुअल साल में की जाती है, 31 दिसंबर फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अगर जैसे कि 19-20 अब मार्च को खत्म होगा तो उसकी 31 तारीख है, पर ये अभी पूरी तरीके से सेट नहीं हुई है, गवर्नमेंट के अनुसार आगे पीछे होती रहती है। GSTR 9A एनुअल रिटर्न टैक्स पेयर रजिस्टर्ड अंदर कंपोजिशन, जो कंपोजिशन वाला है वो GSTR 9A करेगा, एनुअली करेगा, और इसकी डेट भी आगे पीछे अभी सेट नहीं हुई है, तो इसकी डेट पे आप फोकस मत करो, इसलिए वहाँ भैया स्टार का निशान लगा हुआ है। तो ये सारी कहानी है GST की, आशा करते हैं समझ में आई होगी। छोटा सा एक 2 मिनट के अंदर सारा रिवीजन फिर से कर देता हूँ, ठीक है। GST क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। गवर्नमेंट ने जब ये लगाया तो सारे टैक्सों को, इनडायरेक्ट टैक्सों को खत्म कर दिया और GST लगा दिया, गुड्स और सर्विस दोनों पे लगता है, ठीक है। GST में यूज़ करने वाले वर्ड आप यहाँ से समझ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। काम की बात है, रेगुलर डीलर वो बनेगा जिसकी B2B की सेल परचेज है और B2C दोनों है, और कंपोजिशन कौन सा, जिसकी B2C है खाली, ठीक है। दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ दिया हुआ है।
जीएसटी के अंदर दो तरीके की सप्लाई होती है, एक इंटर स्टेट, एक इंट्रा स्टेट। इंट्रा का मतलब सेम राज्य में, इंटर का मतलब अलग अलग राज्य में। सेम राज्य में तो दो तरीके के टैक्स लगेंगे, सेंट्रल स्टेट, क्योंकि आधा हिस्सा सेंट्रल को जाएगा, आधा हिस्सा स्टेट को जाएगा। इंटर स्टेट करोगे तो सीधा सीधा सारा हिस्सा जाएगा स्टेट को और आप बिल के ऊपर IGST चार्ज करके भेजोगे। 4-5 तरीके के स्लैब हैं, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, समय के अनुसार चेंज भी होते रहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ आपको बता दिए टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालती जाती है, जीएसटी कैसे पेएबल होता है, कैसे ITC निकाली जाती है, किस किस तरीके से टैक्स को लगाया जाता है। मुद्दे की बात ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लेके भैया रोज पढ़ लेना इसको, तो ये आप सीख जाओगे इससे सारा कुछ कि जो उपभोक्ता उसके लिए कॉस्ट होती है जीएसटी, जो व्यापारी है उसके लिए परचेज पर दिया गया टैक्स असेट्स है, सेल पर लिया गया टैक्स लायबिलिटी होती है। ये रिटर्न के टाइप हैं। गाइस आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का भैया बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।